नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में बात करेंगे भूकंप के बारे में। जो पिछली क्लास में मैंने भूकंप का परिचय और उसके उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में बात की थी, भूकंप के तरंगों के बारे में या भूकंप किस कारण से आता है उनके बारे में बात की। तो आज हम भूकंपीय तरंगे यानी कि पृथ्वी के धरातल के नीचे जो भूगर्भिक हलचल होती है, मूवमेंट होता है, उसके प्रभाव से जो तरंगे या कोई गति या का प्रभाव होता है या कुछ प्लेटों के प्रभाव से संचलन के द्वारा कुछ ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा ऊपर की ओर गति करती है तो धरातल पर पहुंच कर टकराती है, तो उससे एक कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन को बोलते हैं भूकंप। तो वो कौन सी ऊर्जा है? उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा पृथ्वी के धरातल के नीचे जो भूगर्भ में जो संचलन होता है, उस संचलन के द्वारा जो ऊर्जा निकलकर ऊपर की ओर गति करती है, उस ऊर्जा को बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। इस ऊर्जा के टकराने से या उस टकराने धरातल जब पहुंचती है ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा जब धरातल पर पहुंचती टकराती है धरातल पर, तो उससे कंपन होता है। उस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो ये भूकंपित तरंगे कहलाती है। ये ऊर्जा भूकंपित तरंगे कहलाती है। तो ये तरंगे मुख्य 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय जो तरंगे होती है, वेव्स होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, 3 प्रकार की हुआ करती है, जो इस प्रकार से है। पहली होती है, जो मैंने कल बताया था, थोड़ा स्क्रीन दिया था मैंने। पहली होती है 1 नंबर प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे, जिसे P से इंडिकेट करते हैं, जिसे अपन P से इंडिकेट किया करते हैं। दूसरी आपकी सेकेंडरी वेव्स, यानी गौण तरंगे या द्वितीय तरंगे, जिन्हें S से संकेत करते हैं। तीसरी है आपकी L तरंगे, यानी लॉन्ग पीरियड वेव्स। इसे बोलते हैं एल तरंगे या धरातलीय तरंगे। कोष्ठक में से रखते हैं अपन एल वेव्स। तो मूल कुल 3 तरंगे होती है प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में, जो मूल फोकस सेंटर से या पृथ्वी के धरातल के नीचे जहाँ भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस सेंटर से जो तरंगे गति करती है, वो तरंगे 3 प्रकार की हुआ करती है। वो 3 तरंग किस प्रकार से गति करती है? वो है पहली P प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी S और तीसरी है L। 3 तरंगे हुआ करती है। तो पहली जो P तरंगे होती है, उनकी विशेषताएं या उनके बारे में। P तरंगों की विशेषता यह है कि ये अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य होती है। P तरंगे की स्थिति कैसी होती है? ये अनुदैर्घ्य होती है। और दूसरी इसकी विशेषता ये होती है कि ये ध्वनि तरंगों की समान गति करती है। ध्वनि तरंगों के समान या भांति गति करती है। पहली विशेषता इसकी थी कि P तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। दूसरी, ये ध्वनि तरंगों के समान गति करती है। तीसरी, ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है,
गति इनकी सबसे तीव्र होती है, यानी ये गति बहुत ही फास्ट होती है, सबसे तेज गति से ये पवनें चला करती है। तो इन पवनों में इन तरंगों में सर्वाधिक गति वाली जो तरंगें होती है वो पी तरंगें होती है। हर धरातल पर, हर क्षेत्र पर जहाँ भी भूकंप उत्पत्ति होती है उस केंद्र से सबसे पहले ये तरंगें ही पहुँचा करती है। सतह पर जहाँ पर भूकंप मूल केंद्र से भूकंप की तरंगें गति करती है तो वहाँ सबसे तीनों तरंगों में से सबसे पहले तरंग कौन से पहुँचेगी? वो पी तरंगें पहुँचेगी। तो सर्वाधिक गति किन तरंगें होती है? पी तरंगों की होती है। चौथी इसकी विशेषता ये होती है कि ये ठोस व तरल माध्यम में गुजर सकती है। तरल माध्यम में आसानी से प्रवेश कर सकती है, उसे आसानी से पार हो सकती है। तो ये तरंगें पी तरंगें अनुदैर्घ्य होती है, ये दोनों तरंगों के समान गति करती है। चौथी होती है इनकी गति बहुत तीव्र होती है, यानी सर्वाधिक गति होती है। और चौथा इसका आता है कि ठोस तरल माध्यम दोनों से गुजर सकती है। इस प्रकार इन गतियों की विशेषता ये चार बताई मैंने। दूसरी है प्राइमरी की हो गई। प्राइमरी ये था कि ठोस, अनुदैर्घ्य और दोनों तरंगों के समान, तो ये हर माध्यम से आसानी से गुजर सकती है। इनके द्वारा इन तरंगों से ये पता चलता है कि किसी भी माध्यम से गुजर सकती है, लेकिन ठोस माध्यम से इनमें गति इसकी बहुत फास्ट होती है और तरल माध्यम से इसकी थोड़ी गति मंद हो जाती है। इस कारण थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन हर माध्यम से इजी वे में ये गुजर सकती है। दूसरी है सेकेंडरी तरंगें। सेकेंडरी तरंग की विशेषता ये होती है कि ये तरंगें अनुप्रस्थ होती है। इसे एस से इंडिकेट करते हैं अपन, एस तरंगें ये अनुप्रस्थ होती है। ये तरंगें अनुप्रस्थ होती है और ये प्रकाश तरंगों के समान, प्रकाश तरंगों की भांति गति करती है। पी तरंगों की विशेषता ये थे कि वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से या ध्वनि तरंगों के समान गति करती है। एस तरंगों की विशेषता ये होती है कि प्रकाश तरंगों के समान ये गति करती है। तीसरी ये है कि इनकी गति पी तरंगों की अपेक्षा कुछ मंद होती है। पी तरंगों की मतलब इनकी गति कुछ मंद होती है, लेकिन इसकी चौथी विशेषता ये होती है कि केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। ठोस माध्यम से ही पार हो सकती है, इसमें प्रवेश कर सकती है। ये तरल माध्यम में नहीं पहुंच पाती, यानी तरल जो पदार्थ है उसमें ये प्रवेश नहीं कर सकती या उसमें ये इनकी स्थिति अनुपस्थित रहती है, अनुपस्थित रहती है। तरल में ये तरंगें नहीं पाई जाती, उसमें प्रवेश करने से पूर्व ही टर्न कर मुड़ जाती है। तो इनकी विशेषता ये थी, अनुपस्थित होती, ये तरंगें अनुपस्थित होती है, प्रकाश तरंगों की भांति गति करती है और ठोस माध्यम में प्रवेश कर सकती है, लेकिन तरल माध्यम ये अनुपस्थित रहा करती है। इन तरंगों की विशेषता एक और ये है कि ये तरंगें 3000 किलोमीटर के पश्चात पृथ्वी धरातल से 3000 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच सकती है। उसके पश्चात ये मुड़ जाती है, यानी कि उसके पश्चात ये सतह की ओर वापस टर्न कर लेती है। जहां 3000 किलोमीटर पहुंचने के बाद वापस ये अपनी दिशा में मुड़ जाती है, यानी 3000 किलोमीटर के नीचे गहराई में ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई तरल द्रव पदार्थ है जो कोर एरिया है, जिसे कोर एरिया वो कहा जाता है, उस एरिया में उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व ये मुड़ जाती है और धरातल की ओर गति करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये हुआ, यही अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर, धरातल के नीचे कुछ गहराई के पश्चात ऐसा कोई पदार्थ है जो तरल अवस्था में मौजूद है, जो कोर एरिया कहा जाता है। वो कोर एरिया के परत होती है पूरी, जिसमें उसमें तरल पदार्थ पाया जा सकता है, क्योंकि इसका अनुमान इस
वेव से लगा सकते हैं कि एस की विशेषता ये है कि केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती है, और पी तरंग की विशेषता ये थी दोनों में, द्रव और ठोस में दोनों में गति कर सकती है। तो ये जो एस तरंगे जो कुछ गहराई के बाद 3,000 किलोमीटर की गहराई के पश्चात मुड़ जाती है, टर्न करके वापस धरातल की ओर गति करती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये पृथ्वी के धरातल के नीचे 3,000 किलोमीटर नीचे वाला जो भूमंडल है, क्षेत्र है, वो द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में मौजूद है। इस कारण ये टर्न कर गई या वहाँ से मुड़ जाती है। चौथी जो थर्ड आपकी जो वेव्स है वो है आपकी धरातलीय तरंगे, वो आपकी धरातलीय तरंगे, जिसे लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहा जाता है। एल तरंगे, इसे बोलते हैं एल तरंगे, धरातलीय तरंगे। जब पी और एस तरंगे धरातल पर पहुंचती है उसके पश्चात, यानी कि भूगर्भ से निकलने वाली जो तरंगें होती है प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकलती है, वो तरंगों जब धरातल पर पहुंचती है, धरातल पर पहुंचने के पश्चात कुछ तरंगें ऐसी होती है जो धरातल में क्षैतिज दिशा में गति करती है, यानी आड़ रेखा में गति करती है, यानी वर्टिकल दिशा में गति न करके, मतलब धरातल पर पहुंचने के पश्चात कुछ तरंगें ऐसी होती है जो धरातल पर सरफेस पे आड़ रेखा में गति करती है, उसे बोलते हैं एल तरंगे या धरातलीय तरंगे। ये तरंगे धरातल पर जाने के कारण इसे बोलते हैं धरातलीय तरंगे कहा जाता है। क्योंकि धरातलीय तरंगे इसलिए कहा जाता है कि केवल धरातल पर ही चला करती है। इनकी गति ये क्या धरातल पर ही गति करती है, धरातल पर ही गति करती है। इसी कारण मतलब ये भूगर्भ में गति नहीं करती, मतलब ये वर्टिकल दिशा में गति नहीं करती, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्र से लेकर जो तरंगे होती है मूल 2 पी और एस होती है, लेकिन जो पी और एस तरंगे पहुंचने के पश्चात जो मूवमेंट उत्पन्न होता है धरातल पर क्षैतिज दिशा में मूवमेंट उत्पन्न होता है, संचलन उत्पन्न होता है, उसका कंपन होता है, वो कहलाता है धरातलीय तरंगे। वो धरातल के सरफेस पर क्षैतिज दिशा में गति करती है, इसलिए इसे धरातलीय तरंगे कहा जाता है। तो ये इनकी गति धीमी होती है, मंद होती है। इन दोनों तरंगों की अपेक्षा इनकी गति मंद या धीमी होती है, इस कारण ये तरंगें देर से पहुंचती है। हर स्थान जहां भी पहुंचती है तो ये दोनों तरंगों की अपेक्षा धीमी या देर से पहुंचती है, इसलिए इसे लॉन्ग पीरियड वाली तरंगें भी कहा जाता है। इसी कारण से कि इन दोनों तरंगों के पश्चात यानी थर्ड, जो पहले पी तरंगे पहुंची उसके बाद सेकंड तरंगे पहुंची, थर्ड लास्ट में जो पहुंचेगी वो एल तरंगे पहुंचती है, तो उसे बोलते हैं देर से या लेट पहुंचने वाली जो तरंगे होती है वो क्या कहलाती है धरातलीय तरंगे या लॉन्ग पीरियड वाली तरंगे। अब अपना बात करते हैं ऐसे आगे। एक चीज़ और इसमें थी कि इन तरंगों ये जो धरातलीय तरंगे हैं इसमें जो आड़ी चलने के कारण या क्षैतिज दिशा में चलने के कारण इसमें सर्वाधिक कंपन होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इमारतों में, मकानों में, जीव जंतुओं में काफ़ी पर्याप्त नुकसान होने समान होती है। इस कारण ये तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे कहा जाती है। विनाशकारी यानी कि सर्वाधिक जो भूकंपीय तरंगों से जो नुकसान होता है या विनाश होता है तो कौन से तरंगों से होता है? एल तरंगों से। ये के सरफेस पे जो आड़रेखा में गति करने के कारण धरातल पर बड़े बड़े जो मकान है, आवास है, इमारतें बनी होती है, उनमें दरारें पड़ जाना या गिर जाना आदि से काफ़ी पर्याप्त मात्रा में नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। इस कारण से विनाशकारी तरंगे भी से कहा जाता है। इस प्रकार 3 तरंगे बताई मैंने आपको, पी, एस, एल, पी, एस और एल। अपना बात करें इन भूकंपीय जो तरंगे होती है या भूकंप तरंगों को ज्ञात करने जो यंत्र होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, जिसे भूकंप मापी, भूकंपीय तरंगों का मापना या भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला यंत्र, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें यह होता है कि भूकंप मापी किससे कहते हैं या भूकंप का मापन किन किन यंत्रों से किया जाता है। वो भूकंप का मापन भूकंप का मापन जो करने का जो मेथड है, ये यंत्र है, उसे कहा जाता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ
सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय लहरों का या भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है, जिसमें कुछ स्केल होते हैं वो इस प्रकार से हैं। भूकंप मापन यंत्र द्वारा 3 प्रकार की जो स्केल होते हैं वो इस प्रकार से। पहला आता है फेरल स्केल, दूसरा है आपका मर्केल स्केल, और तीसरा है आपका रिक्टर स्केल। तीन स्केल है भूकंप मापन यंत्र में या भूकंपीय लहरों का अंकन करने वाला जो यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा 3 प्रकार का अंकन, 3 प्रकार का स्केल होता है। उसमें पहला स्केल है फेरल स्केल, दूसरा मर्केल स्केल, तीसरा रिक्टर स्केल। तीनों में जो सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है वो स्केल है आपका रिक्टर स्केल, जिससे आसानी से या अच्छी गुणवत्ता से अच्छी तरीके से इसमें मतलब रिक्टर स्केल द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। ये गणितीय विधि से ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा जो दोनों स्केल बताया मैंने, फेरल और मर्केल स्केल बताया, वो दोनों क्या है, अनुभवात्मक विधि है। अनुभवात्मक विधि से ज्ञात किया जाता है। यह अनुभव आधारित विधि है, मेथड है, स्केल है। और ये दूसरा जो है रिक्टर स्केल है वो गणितीय विधि पर आधारित है। इसमें क्या होता है, गणितीय विधि वाला स्केल में, रिक्टर स्केल में, इसमें स्केल का जो अंकन होता है वो 0 से 10 तक होता है। इसमें रिक्टर स्केल में 0 से 10 तक के अंक होते हैं, जिसमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। तो जैसे 0 से लेकर 10 तक अंक इसमें 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, ऐसे अंकन होता है। प्रत्येक एक से अगला दूसरा जो अंक होता है वो से 10 गुना अधिक होता है। प्रत्येक जो अगला अंक है, ये तीसरा अंक दूसरे से 10 गुना अधिक होता है। इस प्रकार जो रिक्टर स्केल है, जो 10 की रेंज वाला स्केल तो आज तक कहीं 10 की रिक्टर स्केल वाला तो आज तक कोई भूकंप नोट किया ही नहीं। और 5 से जो अगर 5.0 से नीचे वाला जो स्केल रिक्टर स्केल में जो भूकंप आता है उसमें बहुत कम जान माल नुकसान होने की संभावना होती है। इससे अधिक होने पर ही नुकसान या जन धन की नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। तो 5 से अधिक रिक्टर स्केल वाले क्षेत्रों, 5 से अधिक जो रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है उसमें उन क्षेत्रों में सर्वाधिक संभावना ये होती है कि वहाँ पर ज़्यादातर मकान वगैरह, दीवार वगैरह या काफ़ी पर्याप्त मात्रा में नुकसान होने की संभावना, हानि होने की संभावना अधिक होती है। तो ये 5 सेक्टर से अधिक, रिक्टर स्केल से अधिक होने पर। ये 3 बताया मैंने आपको, मर्केली, फेरल और रिक्टर स्केल। अब बात करते हैं अपन इसके बाद में भूकंपीय पेटियां। भूकंप पेटी, जिसके बारे में आज अपन ने बात की, इसकी तरंगे के बारे में 3 तो बताए तरंगे मैंने, P, S और L। और भूकंप के बारे में जो ग्राफ होता है सिस्मोग्राफ से अपन जो इसकी 3 प्रकार के स्केल होते हैं। स्केल मैंने बात की कौन स्केल काम किस विधि से काम करते हैं, जिसमें 2 बताया मैंने, फेरल और मर्केल स्केल। ये दोनों अनुभव पर आधारित है। और तीसरा आपका रिक्टर स्केल है, वो गणितीय विधि पर आधारित है। अब इसमें किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो बताया मैंने आपको। 1 से 10 तक इसमें गणना अंक होते हैं, उसमें किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। आगे जो चैप्टर कल अपन जो नया टॉपिक इसी में आगे बात करेंगे वो है भूकंप पेटियाँ। आज हमने जो बात की इसके लिए इतना, और कल अपन नया टॉपिक इसी संबंध में आगे बात करेंगे। भूकंप पेटियां जो विश्व में कौन से क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, और कहाँ भूकंप क्षेत्र के द्वारा कहाँ ये पेटियां पाई जाती है, और भूकंप आने का कारण क्या है, उन पेटियों के बारे में कल बात करेंगे। आज की तरह धन्यवाद।